Okay, good morning students. Yesterday we have discussed about the means of transportation. We have started the chapter number 7, Lifelines of National Economy. And in that we have discussed the various means of transportation. We have started with the road transportation, and in that portion we have covered the land transportation and railways transportation. And today we are going to start the pipeline transportation. अभी रिसेंट एग्जांपल अपने सिटी का ले ले तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या नोटिस कर रहे हो? सुमेरपुर में, शिवगंज में कुछ नोटिस कर रहे हो आप? क्या नोटिस कर रहे हो आप? गैस पाइपलाइंस नोटिस कर रहे हैं। आजकल कनेक्शंस चल रहे हैं गैस पाइपलाइंस का। तो ये जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, इसको एक तरीके से रिसेंट कह सकते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है, क्योंकि अर्लियर जो ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन था इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं था। सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस यूज किए जाते थे। बट अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, मतलब सेंस ऑफ डेवलपमेंट हुआ, तो वैसे वेरियस पर्पस के लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन यूज किए जाने लगे, जैसे कि पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मीन्स ऑल लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और काफी बार जो है सॉलिड को सलरी में कन्वर्ट करके, सलरी पीपल अंडरस्टैंड, साइंस स्टूडेंट्स हो ना, सॉलिड को पिघला के जो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता था। तो आज जो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के वेरियस यूजेस है, प्लस ये एज कंपेयर टू अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है पहले आप लोग बताओ, फिर मैं बताती हूँ। नो नीड टू लुक इन योर बुक। हाउ यू फील पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इज बेटर देन some other means of transportation? In what areas you feel it is better? How it is better? Yes, Neha. In cities. In cities, how? Much crowd. एक प्रॉब्लम आती है मैम, रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ होती है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करें? मीन्स लिक्विड को थ्रू रोड्स, रेलवेज ट्रांसपोर्ट करने में जितना प्रॉब्लम आता है उतना थ्रू पाइपलाइन नहीं आता है। एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि जो है अपन कह सकते हैं कि शिप को लोडिंग अनलोडिंग, शिप्स के थ्रू भी काफी बार जो है लिक्विड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें जो लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, उस दौरान काफी सारा जो है नुकसान हो जाता है लिक्विड का, और पाइपलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में जो इनिशियल कॉस्ट आती है ना उसको लगाने की, वो हो सकता है हाई आए, पर एक बार वो लग जाने के बाद जो बाद की जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा लो आती है। तो कॉस्ट पर्पज से हम कह सकते हैं कि जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट एक बार पैसा जरूर लगता है, बट उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो बहुत मिनिमम आती है, प्लस जो है नुकसान, जो लॉस के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, जो कि रोड और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में या वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो अपन कह सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग में बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, वो इसमें वेस्टेज नहीं आता है। तो मतलब फाइनली अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, तो दो ही है कि उसमें इनिशियल कॉस्ट हाई है, बट आफ्टर दैट जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा मिनिमम है। आज जो अपन सिलेंडर मंगवाते हैं घर पे वो ज्यादा कॉस्टली है, और अगर आप गुजरात साइड एरियाज की चले जाओ, अहमदाबाद वगैरह जहाँ पे ऑलरेडी पाइपलाइन सिस्टम चल रहा है गैस कनेक्शन, तो उनका बिल पूछना, जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा मिनिमम आती है। आज जो हम पे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का एडवांटेज है। और सेकंड एडवांटेज आप सिंपली ये दे दोगे कि इसमें जो लॉस है उसके चांसेस कम आते हैं। तो दीज आर द ओनली टू एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, लिखोगे। एक तो एडवांटेजेस वाला बनेगा जिसमें 2 पॉइंट्स आप लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है, व्हाट आर द 3 डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट जो नेटवर्क है वो है आसाम से लेके कानपुर तक। कौन सा नेटवर्क है? आसाम टू कानपुर। ये दिया हुआ बेटा बुक में, दिया हुआ आपकी बुक में, आसाम से कानपुर तक फर्स्ट नेटवर्क चलता है। कानपुर में कहा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कहां से होता जाता है ये आसाम से कानपुर तक पहुंचने के लिए किन किन एरिया से निकल रहा है? दैट इज गुवाहाटी, बारूनी, इलाहाबाद, और उसके अलावा इसकी ब्रांचेस जो है हल्दिया, राजबंद और राजबंद टू मयूरभंज एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। आसाम का पार्ट है सिलीगुड़ी, अंडरस्टैंड? तो बेसिकली आप इसी तरह से याद रखना कि आसाम से कानपुर तक जो फर्स्ट पाइपलाइन नेटवर्क है। सेकंड इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क है गुजरात टू पंजाब। गुजरात में कहाँ पे? सलाया में, और पंजाब में जलंधर तक। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है वो
गुजरात हजारिया से लेकर जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। कौन कौन से पढ़ा? फर्स्ट आसाम टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कानपुर उत्तर प्रदेश। सेकंड अपन ने देखा गुजरात टू पंजाब जलंधर, और थर्ड अपन ने वापस देखा गुजरात टू अगेन उत्तर प्रदेश। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन सिस्टम। और यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी 2 टाइप्स है, डोमेस्टिक वाटरवेज एंड ओवरसीज। मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरे देशों तक अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल या ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो 2 टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन आर देयर। ठीक है, थोड़ा सा रीड करेंगे, बुक में से रीड करके फैक्ट्स और फिगर देखेंगे, देख लेना आप अपनी बुक के हिसाब से। Since time immemorial, India was one of the seafaring। अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इवन जो हमारे कल्चर के बारे में, या जो हम कह सकते हैं जो पुराने टाइम में जो ट्रेडर्स थे, सबसे पहले जब उन्होंने ट्रेवल करना शुरू किया था एक जगह से दूसरी जगह, तो कैसे ट्रेवल करना? रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, व्हीकल्स डेवलप नहीं हुए थे, रेलवेज डेवलप नहीं हुई थी, एरोप्लेन्स डेवलप नहीं हुए थे। थ्रू सी रूट्स, लकड़ियों के वो बनते थे बोट टाइप्स, उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू किया था। तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इट shows us about our culture। इवन जो अपन आज ट्रेड ज्योग्राफी में विंड्स मूवमेंट के बारे में पता करते हैं, तो वो सेलर्स को कैसे पता चला था? थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन। जब वो एक जगह से दूसरी जगह वो हवाओं का डायरेक्शन देखते थे कि हवा इस तरफ चल रही है, हमको इस डायरेक्शन में जाना है, तो बोट उस डायरेक्शन चलेगी। फिर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता था। ठीक है, तो ये जो विंड मूवमेंट था, ये भी कैसे पता चला? थ्रू water transportation through sea routes। So this is one of the very traditional means of transportation। Its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture। इंडिया का जो कॉमर्स है, जो बिजनेस पहली बार हुआ था, शुरू हुआ था इंडिया में, वो वाटर रूट से ही शुरू हुआ था। हमारे जो मसाले हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मुस्लिम है, जो पुराने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हुआ था थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो दिस इज द फर्स्ट, कह सकते हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, यूज फॉर बिजनेस पर्पस। अंडरस्टैंड? एंड इट आल्सो हेल्प अस टू स्प्रेड अवर कल्चर। Got it? Waterways are the cheapest means of transportation, and as compared to other means of transportation, this is the cheapest means of transportation। even अगर आप अपनी बात करें कंट्री की ट्रेड की, बिजनेस की, तो अलोन 95% जो ट्रेड है वो सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्टेशन से होता है। आज भी 95% जो हमारा पूरा कॉमर्स और ट्रेड इंडिया का डिपेंडेंट है, वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट है। और सिर्फ 5% जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं थ्रू रेलवेज एंड रोड्स एंड एयरवेज। ठीक है, 95% अलोन क्या यूज कर रहे हैं आप? वाटरवेज यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लस जो बल्की मटेरियल है वो सेफली जो है विदाउट लॉस जो है इसमें इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस देख रहे हो, क्या है ये क्वेश्चन, क्या चल रहा है अपना? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बाद में होमवर्क मत पूछना चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि मैं साथ साथ ही बता रही हूँ आपको क्वेश्चन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? तो फर्स्ट आप देखोगे कि इंडियन कल्चर और कॉमर्स को स्प्रेड करने में वाटर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप दे दोगे, इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। थर्ड पॉइंट आप दे दोगे, इट इज सुटेबल फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स। फोर्थ पॉइंट आप दे दोगे, इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल एफिशिएंट मतलब एज कंपेयर टू एयरवेज और रोडवेज जो है, इसमें फ्यूल की ईंधन की जो है जरूरत बहुत ज्यादा कम पड़ती है,
इसलिए इसको इको फ्रेंडली भी कहते हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ऑल दीज आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। India has inland navigation waterways of 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। इंडिया में कितना है वाटर ट्रांसपोर्ट बाय लेंथ? 14,500 किलोमीटर जो लेंथ है, इतनी लेंथ में जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन चलता है। आउट ऑफ दीज ओनली 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट। तुम तुम्हारे फिगर्स देखना अगर कुछ चेंज है तो 3,700 जो है बाय, हाँ तो मैंने कहा ना आप अपने देखना, या तो तुम्हारी बुक दे दो मुझे, दो जने जो साथ बैठे हैं वो एक बुक दे दो, नहीं है तो चलो अपने फिगर्स देखना। 3,700 मेरी बुक में दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि इतना जो किलोमीटर है वो थ्रू मोटर बोट्स जिसमें फ्यूल यूज होता है, बाकी सब जो जनरल बिना मोटर के यूज होती है, नाव जो सिंपल चलती है ना बोट्स, आ रही बात समझ में? तो 14,500 में से 3,700 किलोमीटर पर मोटर बोट से जाया जाता है और बाकी जनरल सिंपल बोट्स चलती है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली भी कहते हैं। समझ में आया इतना? The following waterways have been declared as the national, जैसे नेशनल हाईवेज पढ़े थे अपन ने, अब अपन पढ़ेंगे नेशनल वाटरवेज। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 देखो कहां से कहां तक है, इलाहाबाद एंड हल्दिया। ठीक है, और किस रिवर पे बना हुआ है? गंगा। क्लियर है? नेशनल हाईवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है, सादिया से डुबरी। कहां की जगह है ये बताओ, सादिया और डुबरी? अरुणाचल प्रदेश टू असम, अरुणाचल प्रदेश टू असम। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे नंबर 3 द वेस्ट कोस्ट कैनाल्स इन केरला। ये नेशनल हाईवे नंबर 3 बना हुआ है केरला में और 2,500 किलोमीटर पे बना हुआ है। क्लियर है इतना? 205 किलोमीटर पर केरला के जो ये सारे बीचेस हैं, देखो ये जो सारे बीचेस दे रखे हैं केरला के हैं, कोटापुरम, कोमन, उद्योग मंडलम है, चंपाकारा कैनाल, ये सारे जो है केरला के जो है बीचेस है, कैनाल से 205 किलोमीटर पर नेशनल हाईवे नंबर 3 बना हुआ है, वेस्ट कोस्ट। कोई कंफ्यूजन है कि इन तीनों में? द अदर वायबल इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड द, उसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, बरक, सुंदरबंस, बकिंगम कैनाल, ब्रह्मानी, ईस्ट वेस्ट कैनाल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कैनाल, ये सारे अलग अलग जो है वाटरवे चैनल्स चलते हैं। आपके बुक में और भी वाटरवेज दे रखे हैं क्या? मेरी बुक में नहीं दे रखे, एक बुक दो मुझे बेटा, फिर तुम कैसे पढ़ोगे जिसके पास 2 है? हाँ दो। Now listen. आपकी बुक में 5 नेशनल वाटरवेज दे रखे हैं, 3 जो मैंने बताया वो आपको क्लियर है। वोट आपको दे रखा है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद काकीनाडा, पुडुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कैनाल। तो नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश, पता आपको, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में कावेरी और गोदावरी रिवर के ऊपर नेशनल हाईवे नंबर 4 बना हुआ है। क्लियर? कहाँ? ईस्टर्न साइड्स में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ देखो बेटा, फर्स्ट जो अपन ने नेशनल हाईवे नंबर 1 पढ़ा ना वो इस तरफ है, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 2 पढ़ा वो इधर है, नेशनल हाईवे नंबर 3 पढ़ा वो इधर है, देखो कोची कोलम दे रखा है। नेशनल हाईवे नंबर 4 इस तरफ बना हुआ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कृष्णा और गोदावरी रिवर पे। फर्स्ट जो हाईवे है वो बना हुआ है गंगा रिवर पे, सेकंड हाईवे बना हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, थर्ड हाईवे के बारे में ये सारे बीचेस दे रखे हैं कोलम और ये सारे, फोर्थ हाईवे बना हुआ है गोदावरी कृष्णा रिवर्स के ऊपर। फिफ्थ हाईवे देखो ब्रह्मानी अलोंग विद मेताई रिवर डेल्टा कैनाल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मानी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। और ये फिफ्थ जो है ये भी ईस्टर्न कोस्ट कैनाल्स में
इस तरफ ही बना हुआ है ओडिशा साइड्स में। क्लियर है? ये 5 नेशनल वाटरवेज है, ये नोटबुक में लिखोगे। 2 मिनट पॉज करो। नाउ अवर मेजर सी पोर्ट्स। तो पेज नंबर 89 पे जो मैप दे रखा है ना बेटा, मैप से समझते हैं इन जनरल सी पोर्ट्स। इन बेसिक जो अपनी कोस्ट लाइन है, टोटल किलोमीटर जो है, अगर अपन ओवरसीज ट्रेड पर्पस से देखें ना, तो ओवरसीज ट्रेड पर्पस से जो हमारी कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और इस 7516.6 किलोमीटर पे टोटल 12 मेजर जो है अपन कह सकते हैं पोर्ट्स बने हुए हैं, हार्बर्स बने हुए हैं। पोर्ट्स होंगे तभी तो उधर से लोडिंग अनलोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ना। तो टोटल 12 मेजर जो है अपने पोर्ट्स बने हुए हैं, और उसके अलावा 200 माइनर छोटे मोटे और पोर्ट्स भी हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद में है जो 95% ये मैं बता चुकी हूँ, अपना ट्रेड जो है अलोन वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करता है। ठीक है, बिफोर द पार्टीशन मींस जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, उससे पहले जो फर्स्ट अपना सी पोर्ट डेवलप हुआ था दैट इज इन कराची, पाकिस्तान। बट आफ्टर द पार्टीशन वो कराची जब हमारे हाथ से सी पोर्ट चला गया, तो हमने कहाँ डेवलप किया? गुजरात में, कांडला में। तो हमारा जो फर्स्ट सी पोर्ट है गुजरात कांडला। साथ साथ मैप पे देखते जाओ तो आपको याद भी होता चला जाएगा। ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे कांडला। दिस इज अवर फर्स्ट सी पोर्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उससे पहले कहाँ था? कराची। उसके बाद डेवलप हुआ जब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कंजक्शन होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा भीड़भाड़ होने लगी, तो इसके लोड को कम करने के लिए नीचे डेवलप हुआ मुंबई में छत्रपति शिवाजी पोर्ट। दिख रहा है? मैं जो बोल रही हूँ पहले वो सुनो। मुंबई में पहले डेवलप हुआ छत्रपति नहीं, पर मुंबई में एक डेवलप हुआ नहीं, मुंबई में एक पोर्ट डेवलप हुआ, माइंड से स्लिप हो गया, पर उसपे भी जब बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी ना, तो उसकी भीड़ को कम करने के लिए जस्ट नीचे डेवलप हुआ जवाहरलाल नेहरू। मुंबई में 2 डेवलप हुए। ठीक है, पहले एक ऊपर डेवलप हुआ, फिर नीचे की तरफ डेवलप हुआ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखो गोवा में बर्मा गोवा दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो अ सी पोर्ट। उससे नीचे आ जाओ न्यू मैंगलोर, और केरला में नीचे आ जाओ कोची। ये सारे क्या है? सी पोर्ट्स। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का जो है साउथ वेस्ट मोस्ट जो सबसे नीचे वाला जो पोर्ट है वो है केरला में कोची। ठीक है, पार्टीशन से पहले था कराची में, उसके बाद फर्स्ट डेवलप हुआ गुजरात में, कांडला में। ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको साथ साथ याद होता जाए। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 डेवलप हुए, फिर नीचे आ जाते हैं गोवा में बर्मा गोवा, उससे नीचे, और सबसे लास्ट में अगर ईस्टर्न साइड साउथ ईस्ट की बात करें तो सबसे लास्ट है केरला में। अब नीचे से ही वेस्ट की तरफ टर्न हो टूटीकोरिन, दिखा? तो अगर पूरे मैप में अगर इन जनरल आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे साउथ में लास्ट जो सी पोर्ट कौन सा है? टूटीकोरिन। और स्पेशली अगर ईस्ट और वेस्ट का पूछा जाए तो ईस्ट में कोची और वेस्ट में, ठीक है। और ये जो टूटीकोरिन है ये नेचुरल हार्बर है, अपने आप बना हुआ है, ये क्रिएटेड नहीं है, नेचुरल हार्बर है। और जो पास के दोनों अपन देख रहे हैं ना, श्रीलंका और मालदीव, यहाँ से भी यहाँ पे ट्रेड होता है। क्या समझ पाया? दिस इज अ नेचुरल हार्बर, नेचुरली क्रिएटेड पोर्ट, और यहाँ से जो पास के श्रीलंका और मालदीव है ना, वहां से भी इजीली ट्रेड होता है। क्लियर है? आप टूटीकोरिन से वापस ऊपर की तरफ चले जाओ, चेन्नई तमिलनाडु की तरफ एक पोर्ट है, फिर ऊपर विशाखापट्टनम दिख रहा है, ऊपर पैरादीप, और सबसे ऊपर हल्दिया। ऑल दीज आर मेजर सी पोर्ट्स, ऑल दीज आर मेजर। टर्न करो बुक।
Now let us read the major seaports portion. With a long coastline of 7,516.6 kilometers, this I have already told you. India is dotted with 12 major seaports. कितने major seaports हैं? 12. और 200 notified या minor seaports. These major seaports handle 95% of India's foreign trade. This I have already told you. Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the partition. तो अब पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट जैसे ही हमारे हाथ से निकल गया तो मुंबई पोर्ट तो ऑलरेडी था अपने पास, उसको जो है उसका मतलब भीड़ कम करने के लिए कांडला में डेवलप किया गया. ठीक है, कांडला इज ए टाइडल पोर्ट. टाइडल पोर्ट यू अंडरस्टैंड? टाइडल एनर्जी जो आती है टाइडल वेव्स के थ्रू जो है शिप्स मूव करती है अपने आप, तो उसको कहा जाता है टाइडल पोर्ट जहां पे टाइड्स चलती है. It caters to the convenient handling of import and export of highly productive granaries and industrial belts stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat. ये कौन सा एरिया? पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? ग्रेनरी है हमारा, एग्रीकल्चर पर्पज से बेस्ट है. तो यहाँ की जो सारी ग्रेनरी जो है एक्सपोर्ट की जाती है थ्रू दीज पोर्ट्स. क्लियर? Mumbai is the biggest port with a spacious, natural and well-settled harbors. The Jawaharlal Nehru Port. मैंने कहा ना मुंबई में 2 पोर्ट्स हैं. मुंबई पोर्ट और दूसरा फिर कौन सा बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. उसके बाद है मर्मगोवा पोर्ट इन गोवा. Is the premier iron ore exporting port of the country. मर्मगोवा पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? कि सारा जो आयरन ओर रिलेटेड एक्सपोर्ट हो रहा है वो इस पोर्ट से हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अपना पेनिनसुलर रीजन है, डेक्कन प्लेट्यूज है, वो किस लिए फेमस है? फॉर आयरन ओर. This port accounts for about 50% of India's iron ore export. पूरे इंडिया का 50% आयरन ओर अकेला इसी पोर्ट से, मर्मगोवा पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है. न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका caters to the export of iron ore concentration from कुद्रेमुख माइन. ये कुद्रेमुख माइन मैप में 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आता है. कुद्रेमुख माइन है कर्नाटका में. कहाँ पे है? कर्नाटका में माइन है और आयरन ओर माइन है. ठीक है, तो रिमेनिंग जो कुद्रेमुख माइंस का जो सारा आयरन ओर है वो कर्नाटका के जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो टोटल क्या क्या पढ़ लिया अब आप वापस रिकॉल करो. कांडला, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मर्मगोवा एंड न्यू मैंगलोर. 5 पढ़ ली. Kochi is the extreme southwestern port located at the entrance of a lagoon with a natural harbor. ये भी एक नेचुरल हार्बर है, नेचुरली क्रिएटेड पोर्ट है. और साउथ जो अपन कह सकते हैं वेस्ट का एक्सट्रीम पोर्ट है कोची इन केरला. क्लियर है इतना? 6 पोर्ट्स पढ़ लिया अपन ने. Moving along the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu. This port has a natural harbour and rich hinterland. Thus, it has a flourishing trade handling of a varieties of cargoes to even our neighbouring countries like the Sri Lanka and Maldives. This I have already told you, na beta. And the coastal region of India. Chennai is one of the oldest artificial. Chennai क्या है? Artificial port है, created है, naturally created नहीं है, human made port है. It is ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade and cargo. तो मुंबई के बाद जो second largest export center है that is चेन्नई. ठीक है पोर्ट. Then है विशाखापट्टनम is the deepest landlocked and well protected port. Landlocked क्या होता है? Landlocked सी लॉक, लैंडलॉक सुना है? क्यों नहीं सुना है? देखो बाकी सारे जो पोर्ट्स है ना वो कोस्टल एरियाज में बने हुए हैं. ठीक है, और ये जो विशाखापट्टनम है वो इंटीरियर ऑफ द लैंड, जो चारों तरफ लैंड से
कवर्ड है। लैंड लॉक मतलब जिसके चारों तरफ लैंड हो, ठीक है, जो दूसरी रिवर्स पे डिपेंडेंट हो फॉर इट्स मूवमेंट। क्लियर? जो दूसरी इंटरनल रिवर्स पे डिपेंडेंट हो फॉर द मूवमेंट्स ऑफ इट्स शिप्स, दैट इज कॉल्ड एज लैंड लॉक, कवर्ड बाय लैंड, नॉट ऑन अ कोस्टल एरियाज। ठीक है, this port was originally conceived as an outlet for iron ore export. This is also Visakhapatnam port is also important for iron ore export. Paradip port located in Orissa specialized in the export of iron ore. Again Paradip for iron ore. Kolkata is an inland riverine port. Inland riverine port. Again that port that is dependent on inland, that rivers flowing from Himalayas. ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है। इसका फ्लो भी टोटली किस पर डिपेंडेंट है? रिवर पे डिपेंडेंट है मूवमेंट ऑफ दिस पोर्ट। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो साथ साथ पूछते रहना बेटा। रिवराइन इनलैंड रिवर्स पे डिपेंड करता है। जल्दी 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 बोलो बेटा। हिंटरलैंड आई थिंक लैंड रिलेटेड ही होगा सारा। हिंटरलैंड हार्बर ही बोलते हैं एक तरीके से। हिंटरलैंड हार्बर जहाँ शिप्स का लोडिंग अनलोडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज हिंटरलैंड। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट. दिस पोर्ट सर्व अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये भी क्या है? एक तरह से टाइटल पोर्ट है. इट रिक्वायर कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली. हुगली रिवर सपोर्ट कर रही है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ शिप्स. हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज ए सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर. और कोलकाता पोर्ट में जो प्रेशर बढ़ रहा था इन सब चीजों को, उसको कम करने के लिए क्या डेवलप किया गया? हल्दिया पोर्ट. जैसे मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए कांडला डेवलप किया गया था ना, उसी तरह से कोलकाता पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट डेवलप किया गया. क्लियर है? वाटरवेज में कोई दिक्कत है? नेक्स्ट शुरू करें.